गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन पार्ट थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ऊष्मा रसायन यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में हुए ऊष्मा परिवर्तनों का अध्ययन। आप लोगों ने पढ़ा भी है और ऑब्जर्व भी किया होगा कि ज़्यादातर भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊष्मा परिवर्तन होता है। ऊष्मा का या तो उत्सर्जन होता है या शोषण होता है। जैसे आप घर में पानी में जब हम वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं तो आप नोट करें जो सोल्यूशन बनता है तो वो गर्म हो जाता है। और इसी प्रकार लैब में जब हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस करते हैं, जैसे आप HCl का NaH के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टडी करें, अगर आप टाइट्रेशन फ्लास्क को बाहर से टच करके देखें तो आप देखेंगे कि फ्लास्क पहले से गर्म हो चुका है, यानी इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो इस प्रकार कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण भी होता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड को हम वाटर में ऐड करें तो सोल्यूशन ठंडा फील होता है, कूलिंग इफेक्ट नज़र आता है। तो इस प्रकार ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर हम अभिक्रियाओं को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का क्षेपण यानी उत्सर्जन। एक्सो वर्ड से आप याद रखते हैं, एक्स मीन्स बाहर, तो बाहर निकलना, यानी इन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा निकलती है यानी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं एंडोथर्मिक, एंडो मीन्स इन, तो इन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा का शोषण होता है। अब थर्मोकेमिकली इन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन, अमोनिया बन रहा है, तो इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी प्रोडक्ट की ऊष्मा रिएक्टेंट से कम होगी। तो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है तो हम प्रोडक्ट साइड उस ऊष्मा को ऐड करके शो कर सकते हैं। जैसे इस अभिक्रिया के दौरान 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो प्रोडक्ट साइड में आप उसको ऐड कर दीजिए और आप नॉर्मल केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद सेमीकोलन लगा के डेल्टा H इज इक्वल टू -22.4 किलो कैलोरी भी लिख सकते हैं। माइनस साइन शो करता है कि इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, क्योंकि हम लेते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, इसका मतलब साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं को हम पूरी केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद सेमी कॉलम लगा के उसके बाद डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस साइन दे के वैल्यू भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो हैं आप नॉर्मल रिएक्शन लिखें, क्योंकि यहाँ ऊष्मा अवशोषण हो रहा है तो रिएक्टेंट्स ऊष्मा को अवशोषण कर रहे हैं, तो आप रिएक्टेंट साइज में ऐड करके लिख सकते हैं वैल्यू को। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में 43 किलो कैल ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो रिएक्टेंट साइड में उसको ऐड करके शो कर सकते हैं। और इसी को प्रोडक्ट साइड में भी लिखा जा सकता है। अगर आप इसको प्रोडक्ट साइड लिखेंगे तो उधर ये माइनस साइन में चली जाएगी। और जो कॉमन प्रेजेंटेशन है, आप नॉर्मल केमिकल रिएक्शन लिखें, उसके बाद सेमी कोलन लगा के डेल्टा H इज इक्वल टू एंडोथर्मिक में प्लस साइन लग जाएगा, तो प्लस 43 किलो कैल आ जाएगा। दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा H का मान नेगेटिव होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा H का मान पॉजिटिव होता है। और अगर किसी अभिक्रिया के दौरान, जो कि बहुत ही कम होगा, डेल्टा H इज 0 हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं थर्मो न्यूट्रल रिएक्शंस, ऊष्मा उदासीन या ताप निरपेक्ष अभिक्रियाएं। इसमें ऊष्मा का ना तो अवशोषण हुआ ना उत्सर्जन हुआ, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ऊष्मा एनर्जी एकदम बराबर है, जो कि बहुत ही कम होगा। अब थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, ऊष्मा रासायनिक समीकरण है। नाम से अगेन इंडिकेट हो रहा है ऐसे समीकरण जिसमें रासायनिक समीकरण के साथ साथ ऊष्मा समीकरण भी होगी। दो समीकरण का कॉम्बिनेशन, ऊष्मा समीकरण और रासायनिक समीकरण। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण जैसे हम पहले से लिखते आ रहे हैं उसी प्रकार, बस यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ डेल्टा E और डेल्टा H मेंशन करनी होती है, जिसे हम कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। उस रिएक्शन के दौरान जो भी ऊष्मा परिवर्तन हुआ, इसको आप कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल किसी भी यूनिट्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो यूनिट साथ में मेंशन करना होता है।
तो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस में मेन पॉइंट्स क्या हमने ध्यान रखने हैं, या थर्मोकेमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या विशेषताएं हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का, आइए देखते हैं। पहली कि फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी जब आप थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जो भी रिएक्शन लिखें उसके जो हैं एज ए सबस्क्रिप्ट वहाँ पे उसकी फिजिकल स्टेट ज़रूर मेंशन करें। जैसे यहाँ रिएक्शन है तो मैंने कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन गैस जो है वो शो किया, तो ये फिजिकल स्टेट लिखना ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल स्टेट अगर चेंज होती है तो डेल्टा एच की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दूसरी वैल्यू डेल्टा एच का मान में चिन्ह बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइनस साइन मैंने बताया डेल्टा एच का माइनस साइन एक्सोथर्मिक को शो करेगा, पॉजिटिव साइन एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी से ही हमें पता चलेगा कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है कि उत्सर्जन हो रहा है, और साथ में वैल्यू मेंशन करना भी ज़रूरी है। और तीसरा पॉइंट है विलयन अभिक्रिया हो, अगर विलायक रिएक्शन जो है वो सोल्यूशन फेज में हो रही है तो वहाँ पे विलायक को भी प्रदर्शित करना आवश्यक होता है कि हम किस विलायक में ले रहे हैं, क्योंकि विलायक चेंज करने से अगेन डेल्टा एच की वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे जनरली हमारे पास वाटर सॉल्वेंट होता है तो आप वाटर के लिए AQ एक्वस सिंबल जो है हम AQ सिंबल यूज़ करते हैं एक्वस फेज को शो करने के लिए, तो ब्रैकेट्स में वो मेंशन करना है। और अगर कोई और सॉल्वेंट ले रहे हैं जैसे अमोनिया हो सपोज़, लिक्विड अमोनिया, तो आप ब्रैकेट में लिक्विड अमोनिया मेंशन करेंगे। इसी प्रकार और मेन पॉइंट हमने क्या ध्यान रखना है, कई पदार्थ जो हैं वो ठोस अवस्था में अलग अलग अपर रूपों में एलोट्रॉपिक डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं, तो उनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म मेंशन करना भी ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल भी वही लिया है, कार्बन सॉलिड कार्बन अपने को पता है कि दो अपर रूपों में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो आप ग्रेफाइट ले रहे हैं तो ग्रेफाइट, डायमंड रूप ले रहे हैं तो यहाँ नीचे डायमंड ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि जैसे अभी इस एग्जांपल में अपने को क्लियर हो रहा है कि दोनों केसेस में डेल्टा एच की वैल्यू डिफरेंट है, अदरवाइज रिएक्शन सेम है। दैट मीन्स अपर रूप चेंज करने से डेल्टा एच की वैल्यू चेंज होगी, इसलिए मेंशन करना आवश्यक है। और लास्ट पॉइंट, इन समीकरणों में अणुओं की संख्या जो है वो भिन्नात्मक भी हो सकती है, क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे कि बहुत सारी रिएक्शंस में हम डेल्टा एच की वैल्यू पर मोल लेते हैं, एक मोल के लिए लिखना होता है, तो एक मोल प्रोडक्ट के लिए रिएक्टेंट्स जो हैं वो कई बार हमारे फ्रैक्शन में भी आएंगे, तो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस में अणुओं की संख्या को भिन्नात्मक में भी लिख सकते हैं, जबकि जनरली केमिकल रिएक्शंस केमिकल इक्वेशंस जब हम लिखते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि होल नंबर से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे बैलेंसिंग के साथ साथ हमें ये ध्यान देना होता है कि डेल्टा एच की वैल्यू हमें पर मोल चाहिए या टोटल रिएक्शन की चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आ जाएगा। तो इन पांचों बिंदुओं को ध्यान में रख के हमने थर्मोकेमिकल इक्वेशंस लिखनी है, यानी सबसे पहले हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट की भौतिक अवस्था ज़रूर मेंशन करनी है, और अगर अपर रूपों में पाया जा रहा है तो उसके अपर रूप के बारे में भी विद इन ब्रैकेट्स लिखना है। यहाँ आप कार्बन सॉलिड फिर कॉमा ग्रेफाइट लिख सकते हैं, और खाली कार्बन ब्रैकेट में ग्रेफाइट भी लिख सकते हैं। इट्स अंडरस्टूड कि ग्रेफाइट इज़ द सॉलिड स्टेट, तो इस तरह तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद डेल्टा एच का साइन मेंशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी कुछ मेन रिएक्शंस की आप याद करेंगे और उनको भी मेंशन करें। अगर इन केस आपको किसी रिएक्शन की वैल्यू नहीं एग्जैक्ट याद, तो वहाँ आप क्यू लिख सकते हैं। जैसे सपोज़ मुझे कन्फ्यूज़न है तो आई कैन राइट डेल्टा एच इज़ इक्वल टू, यहाँ मैं -393.5 किलो जूल की जगह -Q किलो जूल लिख सकती हूँ, बट माइनस साइन आना अति आवश्यक है। और इसी प्रकार अगर सोल्यूशन फेज़ में रिएक्शन हो तो आप एक्वस लिखेंगे, और जो है वो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमेशा इक्वेशंस लिखनी है। जैसे यहाँ मेरे पास एग्जांपल है, AgNO3 का सोल्यूशन लिया हमने, उसमें HCl डाला, तो AgNO3 क्योंकि वाटर में डिजॉल्व है तो एक्वस, HCl लिक्विड फॉर्म में है तो L लिक्विड शो कर रहा है। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर क्लोराइड का सॉलिड जो मैंने मेंशन किया, और साथ में नाइट्रिक एसिड अगेन जो लिक्विड में होगा, और साथ में डेल्टा एच तो मेंशन करना ही है। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म रहती है मानक अवस्था, स्टैंडर्ड स्टेट, क्योंकि अभिक्रिया की ऊष्मा आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे कि दाब व ताप पर निर्भर करती है।
प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। डेल्टा एच का वैल्यू हमने फर्स्ट लॉ में भी पढ़ा, एंथैल्पी इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर प्रेशर चेंज होने से डेल्टा एच की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ हमें वो भी मेंशन करना होता है कि ये डेल्टा एच किस टेम्परेचर प्रेशर पे ली गई है। जनरली हम लोग एक एटमॉस्फेयर प्रेशर और 25 डिग्री पे जो है वो वैल्यूज़ को मेंशन करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड स्टेट डिफाइन की गई है। तो स्टैंडर्ड स्टेट मीन्स 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 25 डिग्री और 298 केल्विन टेम्परेचर। तो यदि डेल्टा एच की वैल्यू इन कंडीशंस में इन परिस्थितियों में मेंशन की हुई है तो वो कहलाती है मानक अभिक्रिया ऊष्मा, और उस अवस्था को कहते हैं मानक अवस्था। और फिर हम लोग जो है सिंबल यूज़ करते हैं डेल्टा एच के ऊपर, ये सुपरस्क्रिप्ट लगाते हैं जो है इट शोज स्टैंडर्ड स्टेट। अगर ये सुपरस्क्रिप्ट लगा है तो अंडरस्टूड की जो रिएक्शन स्टडी करी गई है वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 25 डिग्री ताप पर स्टडी की गई है। और फिर उस डेल्टा एच नॉट टर्म को बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, मानक अभिक्रिया ऊष्मा। और अगर मानक के अलावा कोई और टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में अगर डेल्टा एच की वैल्यू दी गई है तो फिर उसको मेंशन करना चाहिए। जैसे अगर प्रेशर पी एटमॉस्फेयर है तो उसको जनरली हम लोग जो है वो सुपरस्क्रिप्ट ऊपर राइट हैंड साइड पे सुपरस्क्रिप्ट पे प्रेशर के लिखते हैं, टेम्परेचर को जनरली जो है वो नीचे सबस्क्रिप्ट के रूप में पैर में लिखते हैं। तो जो वैल्यू डेल्टा एच की अगर 1 एटमॉस्फेयर के अलावा हो तो उसको राइट साइड पे सुपरस्क्रिप्ट लगा के मेंशन करना चाहिए, यूनिट भी साथ में, और टेम्परेचर राइट साइड में ही नीचे सबस्क्रिप्ट के रूप में मेंशन करना चाहिए। अगेन यूनिट साथ में मेंशन करना आवश्यक है। जैसे यहाँ पे अब मैंने इस केस में ये शो कर रहा है कि प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर ही है बट टेम्परेचर यहाँ पे 323 केल्विन है। तो इस प्रकार की प्रेजेंटेशंस को हमें समझना है, उनके मतलब हमें क्लियर होने चाहिए। अब हम डिफाइन करते हैं टर्म हीट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया ऊष्मा, यानी किसी अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में प्रदर्शित क्रिया कारकों की मोलर मात्राओं के पूर्ण रूप से क्रिया करने पर तंत्र में पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन को अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। क्या मतलब कि जब हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं उसको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने पे क्रिया कारकों की जितनी भी मोलर मात्रा आ रही है, जब वो मोलर मात्रा पूर्ण रूप से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाती है, उतनी रिएक्शन के दौरान ऊष्मा में जो परिवर्तन आता है उसे अभिक्रिया ऊष्मा कहते हैं। अब थर्मोडायनामिक्स में हम पहले भी बात करते हैं कि कोई भी रिएक्शन होती है तो एक उस पर कंडीशंस अप्लाई होती हैं। जैसे यदि अभिक्रिया स्थिर दाब पर की जाए तो हम टर्म यूज़ करेंगे डेल्टा एच टू रिप्रेजेंट हीट ऑफ रिएक्शन, और यदि अभिक्रिया स्थिर आयतन पर की जाए तो फिर टर्म यूज़ होती है डेल्टा ई। तो डेल्टा ई भी अगर हो तो इट्स शोज़ कि ये अभिक्रिया स्थिर दाब की बजाय स्थिर आयतन पर की गई है। और प्रैक्टिकली ज़्यादातर रिएक्शन स्थिर दाब पर की जाती हैं, इसलिए आप नोट करेंगे कि आपको ज़्यादातर रिएक्शंस में डेल्टा एच का मान मिलेगा। और यदि कहीं साइड में डेल्टा ई मेंशन्ड होता है तो उसका मतलब है कि ये अभिक्रिया स्थिर आयतन पर की गई है। अदरवाइज बाकी थर्मोडायनामिक स्टडीज़ जो हैं वो उसी क्रम में चलेंगी। जनरल फैक्टर्स पे नज़र डालते हैं कि जो अभिक्रिया ऊष्मा को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला क्रिया कारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था। ऊपर भी मैंने कहा कि थर्मोकेमिकल रिएक्शंस लिखते हुए, इक्वेशंस लिखते हुए हमें भौतिक अवस्था को आवश्यक रूप से मेंशन करना है, क्योंकि अभिक्रिया ऊष्मा भौतिक अवस्था के साथ बहुत प्रभावित होती है। जैसे इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं, हाइड्रोजन इन गैशियस स्टेट कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन गैशियस स्टेट टू फॉर्म गैशियस वाटर। उस केस में डेल्टा एच इज़ -57.8 किलो कैल। और यदि वही हाइड्रोजन इन गैशियस स्टेट और ऑक्सीजन भी इन गैशियस स्टेट बट इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन इन लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था में अगर वाटर बन रहा है मेरे पास, तो आप देख रहे हैं डेल्टा एच की वैल्यू चेंज होगी -68.32 किलो कैलोरी। तो अगर हमने ये भौतिक अवस्थाएं ब्रैकेट में नहीं लिखी तो हम डेल्टा एच की वैल्यू कौन सी मेंशन करेंगे। इसलिए जो है भौतिक अवस्था को मेंशन करना ज़रूरी है, और हमें वैल्यू लर्न भी उस हिसाब से करनी है कि कौन सी भौतिक अवस्था के दौरान डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है। और इस दोनों सेट ऑफ रिएक्शन से हमें एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इन दोनों रिएक्शन से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि वाटर गैशियस टू लिक्विड के दौरान
जो है मीन्स जब वाटर वेपर्स कंडेंस होंगे इनटू लिक्विड वाटर तो उस दौरान कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो इन दोनों रिएक्शंस को अगर मैं कंबाइन करूँ H2O गैशियस टू H2O लिक्विड में निकाल सकती हूँ। अब देखें ये वैल्यू आ जाएगी -10.5 किलो कैल। दैट मीन्स 1 मोल गैशियस वाटर का या वाटर वेपर का कंडेंस होता है जब लिक्विड वाटर में, तो उस दौरान 10.5 किलो कैलोरी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसे हम हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहते हैं। डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है आगे मेरे पास, डेल्टा एच ऑफ लिक्विड माइनस डेल्टा एच ऑफ गैशियस स्टेट। लिक्विड टू वेपर में अगर चेंज करना हो तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, जो मेरे पास अगेन -10.52 आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कह सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन अगेन सेट ऑफ इक्वेशंस, जहां हम सल्फर के दो अलग अलग अपर रूपों के दौरान देख रहे हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। एस मोनोक्लिनिक अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 गैशियस बनाता है तो डेल्टा एच इज़ -71.03, और वहीं अगर हम मोनोक्लिनिक की जगह रोम्बिक सल्फर लेते हैं, बाकी सारी कंडीशन सेम हैं, तो डेल्टा एच विल बी -70.96 किलो कैलोरी। अगेन इन दोनों रिएक्शंस के से मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है या इन्फ्रेंस आ रहा है कि मोनोक्लिनिक और रोम्बिक में चेंज करने के दौरान कितना ऊष्मा परिवर्तन होगा, जिसे हम हीट ऑफ ट्रांजिशन डेल्टा एच टी मीन्स मोनोक्लिनिक टू रोम्बिक या रोम्बिक टू मोनोक्लिनिक परिवर्तन के दौरान ऊष्मा परिवर्तन कितना होगा। तो इस प्रकार हम इन रिएक्शन से ये डेल्टा एच वी, डेल्टा एच टी आदि भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है अभिक्रिया का ताप। फिजिकल स्टेट के ऊपर हमने कहा कि भौतिक अवस्था पर डेल्टा एच का मान डिपेंड करता है, तो नेचुरल है कि डेल्टा एच की वैल्यू अभिक्रिया के ताप पर भी निर्भर करेगी, क्योंकि ताप ही डिसाइड करेगा कि पदार्थ की भौतिक अवस्था कौन सी है। कम ताप पे लेंगे तो सॉलिड स्टेट होगी, अधिक ताप पे लेंगे तो हो सकता है वो पदार्थ लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाए। दैट मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू अभिक्रिया ताप पर निर्भर करती है। इसी प्रकार दाब व आयतन का प्रभाव, ये तभी एग्जिस्ट करेगा, मेनली पिक्चर में आएगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कोई गैशियस स्टेट में है, जो कि जनरली होता है। सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी गैशियस स्टेट में हो सकते हैं और सम ऑफ द रिएक्टेंट्स और सम ऑफ द प्रोडक्ट्स गैशियस स्टेट में होंगे। यानी जब गैशियस स्टेट होगी तब दाब या आयतन का प्रभाव देखने को मिलेगा। और कितना प्रभाव होगा ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल ऑन द प्रोडक्ट साइड और नंबर ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड। अगर दोनों तरफ एग्जैक्टली सेम नंबर हो जाएगा फिर पूरी अभिक्रिया के दौरान दाब आयतन समान रहेगा और फिर उसका डेल्टा एच पे प्रभाव नहीं आएगा। बट अगर नंबर ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड और नंबर ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल ऑन द रिएक्टेंट साइड डिफरेंट होगा, फिर डेफिनेटली दाब आयतन का प्रभाव पड़ेगा डेल्टा एच के मान के ऊपर। उसके बाद क्रिया कारकों अथवा उत्पादों की सांद्रता का प्रभाव। जनरली जब हम लोग विलयन ऊष्मा या तन्यता प्रभाव पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है डेल्टा एच की वैल्यू पर। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिनसे डेल्टा एच की वैल्यू प्रभावित होती है। और आज हमने बेसिक्स पढ़ा थर्मोकेमिस्ट्री का, मेनली कि थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को किस प्रकार लिखते हैं, उनसे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स को मेंशन करना। आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे थर्मोकेमिस्ट्री को। थैंक यू सो मच।